तो गाइज लास्ट क्लास में अपने स्टार्ट कर दिए थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हाय मानवी। ऑल राइट, सो गुड इवनिंग एवरीवन। अब फोकस करो। लास्ट क्लास में अपने स्टार्ट किए थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और आप लोग को बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर बताए थे। आप लोग को बताए थे कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग अपने को अलग से पढ़ने का जरूरत क्यों है, राइट। उसमें आई हैड टोल्ड यू कि सर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ना फाइनल अकाउंट्स थोड़ा अलग बनता है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ना थोड़ा सा नेचर अलग टाइप का होता है। उसमें जो इनकम्स होता है ना वो अलग अलग टाइप का इनकम होता है जो आप लोग अभी तक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं देखे थे। इसका आपने काफी सारा एग्जांपल देखे थे जिसमें सर सब्सक्रिप्शन आपने देखे थे कि सर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स लोग का कंट्रीब्यूशन होता है, उसको कैपिटल फंड बोलते हैं। यहां कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल फंड होता है। कोई एक ओनर नहीं होता है, सब मेंबर्स होते हैं। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, नॉट लाइक अ प्रोप्राइटरशिप फर्म और अ पार्टनरशिप फर्म जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, राइट। उसके साथ ही आपने बात की थी कि सर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ए स्कूल और अ कॉलेज और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अ रिलीजियस प्लेस और अ क्लब और अ हॉस्पिटैलिटी सर्विस का कोई ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हॉस्पिटल हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है। एंड इसी तरह का सर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अलग अलग टाइप का इनकम क्या होता है। मेंबर्स होते हैं जो लोग एनुअली ऑन अ रेगुलर बेसिस एक रेगुलर इंटरवल में सब्सक्रिप्शन का पैसा देते हैं, सब्सक्रिप्शन का इनकम होता है। उसके बाद सर लोगों से ना डोनेशन लिया जाता है तो डोनेशन का इनकम आता है। फिर मेंबरशिप फीस हो सकता है कि सर मेंबरशिप फीस इज जनरली सब्सक्रिप्शन ओनली, बट कभी कभी कोई पूरा एक साथ लाइफ टाइम का मेंबरशिप फीस दे देता है तो उसको लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप का शोज वगैरह करता है तो शो का टिकट बेचता है तो टिकट सेल करके पैसा आता है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लॉकर रेंट का पैसा ले सकता है, लॉकर रेंट का इनकम आ सकता है। न्यूज़पेपर को बेच के न्यूज़पेपर का इनकम आ जाता है सर, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स, राइट। लेगेसी के बारे में अपने बात किए थे कि सर अगर कोई मरने वाला आदमी अपने वसीयत में, विल में लिख के चले जाए कि मेरे मरने के बाद एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इतना पैसा मेरा दे देना, संपत्ति दे देना, तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक बहुत ह्यूज अमाउंट का एक अचानक से इनकम आ जाता है। कैपिटल नेचर का इनकम बोलेंगे उसको अपने, राइट। उसी तरह से अलग अलग जो शोज वगैरह करता है, एडमिशन टिकट्स, एंट्रेंस फीस वगैरह हो सकता है। बोल सकता है कि है ना स्विमिंग जिसको करना है उसको एक अलग से एडमिशन टिकट लगेगा, उसका एंट्री फीस लगेगा, राइट। यस, ऑनरेरियम का मतलब भी बताएंगे, ऑनरेरियम का मतलब भी बताएंगे। उसी तरह से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग टाइप का खर्चा भी होता है। उसमें से एक खर्चा होता है ऑनरेरियम जिसके बारे में अपने बात करेंगे, ठीक है। डू नॉट वरी, थोड़ा सा वेट करिए। आप लोग को होमवर्क दिए थे इतना डिस्कशन करने के बाद कि सर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स अलग बनता है। ये लोग फाइनल अकाउंट्स में कैशबुक का समरी बनाते हैं। कैशबुक तो जो बनता है वो बनता ही है, वो अलग है, कैशबुक का रिप्लेसमेंट नहीं सर। कैशबुक तो बनता है जो बनेगा, कैशबुक का ही एक समरी बनता है एज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जिसको अपने बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जगह यहां बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। तो ये भी अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और सर बैलेंस शीट जैसे एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है वैसे एक एनपीओ भी बैलेंस शीट वैसे का वैसे बनाता है, ठीक है। तो क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अलग अलग टाइप का इनकम और अलग अलग टाइप का एक्सपेंसेस, अलग अलग टाइप का रिसीट्स एंड अलग अलग टाइप का पेमेंट्स होता है जो कि अपने अभी तक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पढ़े हुए हैं। और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट थोड़ा अलग बनता है, इसलिए अपने को अलग से ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पढ़ने का जरूरत है। अदरवाइज सर अकाउंटिंग एंट्रीज तो सिमिलर ही होता है। जर्नल एंट्री तो जैसे आप लोग अभी तक सीखते आए हो वैसे यहां भी पास होता है। लेजर्स जैसे आप लोग सीखते आए हो वैसे यहां प्रिपेयर होता है। फाइनल अकाउंट्स में आके डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आप लोग को बोले थे इसमें पूरा रीडिंग देने के लिए, ये वाला ना अपने लिखेंगे थोड़ा सा 2-3 क्लास के बाद में। वी विल कम बैक ओवर हियर और यहां पे अपने लिखेंगे अलग अलग टाइप का आइटम, उसका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये अपने थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है। वेट फॉर 2-3 क्लासेस, ये आप लोग ऐसे ही ब्लैंक रहने दीजिए।
ये इंटेंशनली ब्लैंक रखा गया, ये अपने लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। आप लोग को बोले थे ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से देखना। चलो एक बार मेरे साथ में ये फॉर्मेट को अच्छे से देखो। क्या बोल रहे हैं सर? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल का बनेगा सर, एज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स बनता है ये, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें? रिसीट साइड है और एक पेमेंट साइड है। एकदम सिमिलरली सर, जैसे ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, जैसे कैश बुक का भी होता है, राइट। फिर जितना भी अपने को पैसा मिलता है रिसीट साइड में आ जाता है, जितना अपने पेमेंट करते हैं वो पेमेंट साइड में आ जाता है, क्रेडिट साइड में आ जाता है। ओके, स्टार्टिंग कैसे होता है सर? जैसे कैश बुक, receipts and payments account is nothing but just a summary of our cash book। जैसे कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस होता है कैश और बैंक का, कैश बुक में अलग अलग कॉलम बना के दिखाते हैं, यहां एक साथ, क्योंकि ये समरी है, एक सिंगल कॉलम अमाउंट का बनाते हैं और इसी के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस कितना, बैंक का बैलेंस कितना, सीधा सीधा लिख देते हैं। फिर जितना भी पैसा आता है ना, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी इनफ्लो आता है, राइट गाइस, ध्यान से सुनना, एकदम बेसिक बात बताने वाले हैं, इसमें आप लोग का रिस्पॉन्स भी चाहिएगा मेरे को। अपने जानते हैं सर कि जितना भी रिसीट्स होता है और जितना भी पेमेंट होता है, इट कैन बी ऑफ कैपिटल नेचर, ऑफ रेवेन्यू नेचर, ऑफ कैपिटल नेचर एंड ऑफ रेवेन्यू नेचर। गाइस ध्यान से समझो, right, all incomes and expenditures, both incomes as well as expenditures, receipts and payments both can be of capital nature or can be of revenue nature। क्या ये कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर का डिफरेंस आप लोग को पता है? क्या रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर आप लोग जानते हो? गाइस फटाफट से कंफर्म करना, यस और नो, ठीक है। अपने डिस्कस करेंगे बट जस्ट लेट मी नो, क्या आप लोग को आइडिया है रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर का? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे मेरे को एक बार आप लोग का रिस्पॉन्स चाहिए, यस या नो। to Shivam and Hitesh। Okay, thank you Tanisha, Garima। Okay, Tanishka, we'll discuss it। All right, मानवी, रोशनी, गर्व, विष्णु। सुनो, याद दिलाते हैं आप लोग को, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट हियर विथ मी, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। ओके, नो प्रॉब्लम अंजलि, अभी सुनो मेरे साथ, एवरीवन। सर, अगर कोई अपने ऐसा रिसीट कर रहे हैं, अपने को ऐसा पैसा मिल रहा है जो कि रेवेन्यू नेचर का है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर करंट ईयर से रिलेट करता है तो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे, और नहीं तो वो बैलेंस शीट में जाएगा अगर कैपिटल रिसीट का हुआ तो। इसी तरह से अगर एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू नेचर का है एक्सपेंडिचर, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, अगर वो कैपिटल नेचर का है तो उसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। इसीलिए ये जानना जरूरी है। पहले हम आप लोग को इंपॉर्टेंस बताएं, क्यों आपको रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम डिफरेंस बता रहे हैं, इस बात को सुनो सर। अगर अपने कोई अगर ऐसा खर्चा करते हैं, पहले हम एक्सपेंडिचर का बता रहे हैं, अपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं, अपने कोई ऐसा खर्चा करते हैं, अपने कोई ऐसा पेमेंट करते हैं जिसका बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा के लिए मिले, जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का है, जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का है। अभी तक दो चीज बताए हैं, क्या सर? एक तो सर नॉन रेकरिंग नेचर का है, मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, मतलब आए दिन वो पेमेंट नहीं करते रहते हैं। फर्नीचर खरीदे, आए दिन क्या फर्नीचर खरीदते रहते हैं? राइट, आए दिन कोई फर्नीचर खरीदते रहते हैं क्या? जी नहीं सर। कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं क्या? आए दिन खरीदते रहते हैं क्या?
एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो स्विमिंग पूल बना रहा है, क्या वो स्विमिंग पूल आए दिन बनाता रहेगा? उसका क्लब है, मान लो क्लब में स्विमिंग पूल भी है, तो क्लब में स्विमिंग पूल क्या आए दिन बनाता रहेगा? क्या लाइब्रेरी आए दिन बनाता रहेगा? नहीं जी नहीं। इनफैक्ट ऐसे सोचिए कि सर इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी तो फर्नीचर वगैरह चाहिए, क्या वो आए दिन फर्नीचर खरीदता रहेगा? जी नहीं। तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, ये नॉन रेकरिंग है, इसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलने वाला है, और इसका अमाउंट भी जनरली ह्यूज होता है, बड़ा अमाउंट होता है। 3 चीज बोले, क्या क्या बोले सर? एक तो नॉन रेकरिंग नेचर का है, आए दिन नहीं होता रहता है, कभी कभार होता है, पहला बात। दूसरा बात सर, इसका बेनिफिट अपने को जनरली 1 साल से ज्यादा का मिलता है, इसका बेनिफिट अपने को 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। फर्नीचर का 1 साल में खत्म हो जाएगा? जी नहीं सर। बास्केटबॉल कोर्ट क्या 1 साल में खत्म हो जाएगा? जी नहीं सर। एकदम आने वाले कई कई दिनों तक अपने को बेनिफिट देने वाला है, राइट? इस तरह का एक्सपेंडिचर को, इस तरह का पेमेंट को अपने बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका अमाउंट भी जनरली बड़ा होता है, इसका अमाउंट भी जनरली बड़ा होता है, राइट? द अमाउंट इज ऑल्सो बिग, इट इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है, इट इज नॉन फ्रीक्वेंट, राइट? एंड इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलने वाला है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ आई एम कमिंग टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अंडरस्टैंड, लिसन। वेलकम अनुभव, गुड इवनिंग। सुनो, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात करेंगे। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर जो आए दिन बार बार होता रहता है, जिसका बेनिफिट जनरली विद इन 1 ईयर ही मिल जाता है, जिसका बेनिफिट अपने को 1 साल के अंदर ही मिल जाता है, और अमाउंट भी सर जनरली बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा अमाउंट होता है। फिर से 3 बात सर, एकदम ऑपोजिट है उसका, एकदम कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जैक्टली ऑपोजिट। आए दिन बार बार फ्रीक्वेंटली रेकरिंग नेचर का होता है, आए दिन बार बार फ्रीक्वेंटली वो वाला खर्चा, वो वाला पेमेंट होता रहता है। जैसे सैलरी हर महीना देते हैं, जैसे रेंट हर महीना देते हैं, जैसे न्यूज़पेपर सर आए दिन खरीदते रहते हैं, मतलब डेली बेसिस में न्यूज़पेपर आता है, राइट? जैसे लोन अगर लेके रखे, लोन के ऊपर इंटरेस्ट हर साल देते हैं, रेकरिंग नेचर का है, अमाउंट भी छोटा होता है, और बेनिफिट भी जनरली उस साल के अंदर अंदर ही इलैप्स हो जाता है। बस एक पर्टिकुलर ईयर का ही बेनिफिट होता है, जनरली उससे रिलेटेड, उस पेमेंट से, उस खर्चा से रिलेटेड बेनिफिट जो होता है वो 1 साल के अंदर अंदर ही मिलके खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाइस अगर आप लोग को कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस समझ में आ गया हो तो एक बार फटाफट से मेरे को बता देना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज कंफर्म कर देना यस नो के साथ, वाई और एन के साथ, फटाफट गाइस। एक्सपेंडिचर पेमेंट, खर्चा होगा तो पेमेंट करेंगे सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या ये बात आप लोगों को डिस्टिंक्शन क्लियर है? 3 पॉइंट बताए हैं। फ्रीक्वेंसी देखो, रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है। बेनिफिट देखो, 1 साल से ज्यादा है कि 1 साल से कम है। और अमाउंट देखो, क्या बहुत बड़ा अमाउंट है कि छोटा अमाउंट है। ये 3 चीज को देख के, ये 3 चीज को जज करके अपने को समझ में आ जाता है कि सर ये वाला खर्चा, ये वाला पेमेंट रेवेन्यू है कि कैपिटल है। ऑल राइट, चलो अभी फोकस अगेन। सर इसी ही तरह से जैसे जैसे अभी एक्सपेंडिचर का बताए ना, वैसे इनकम का भी होता है, वैसे रिसीट्स का भी होता है, वैसे रिसीट्स का भी होता है। जैसे सुनना बात को, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत केयरफुली सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले हैं। है तो सिमिलर एकदम, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, अगर अपने को कोई ऐसा पैसा मिल रहा है, अपने को कोई इस तरह का पैसा मिल रहा है, इस तरह का कोई रिसीट हो रहा है जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का है, जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का है, मतलब कभी कभार होता है सर, ऐसा इनकम, ऐसा ऐसा रिसीट, ऐसा इनकम आए दिन नहीं होता रहता है, कभी कभार होता है। जैसे कि सर, जैसे कि सुनना, अपने लोन का पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो लोन लेने से पैसा आया, क्या लोन आए दिन लेते रहते हैं? जी नहीं सर, कभी कभार लेते हैं।
नॉन रिकरिंग नेचर का है, कैपिटल रिसीट है, अमाउंट भी जनरली बड़ा होता है और बेनिफिट भी अपने इस लोन को यूज भी करने वाले होते हैं जनरली 1 साल से ज्यादा। नाउ लाइफ मेंबरशिप फीस मिल रहा है, लाइफ मेंबरशिप फीस मिल रहा है, जनरली क्या हर कोई मेंबर लाइफ मेंबरशिप का पैसा देता रहेगा? जी नहीं सर, मैक्सिमम लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन ही देते हैं, मैक्सिमम लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन ही देते हैं, हर साल थोड़ा 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 मेंबरशिप फीस या अपना सब्सक्रिप्शन का पैसा दे देगा। लेकिन कोई कोई अनोखा लोग आता है जो एक बार में बोलता है लो लाइफ मेंबरशिप फीस, बहुत बड़ा अमाउंट, एक साथ इतना बड़ा सारा कैपिटल नेचर का अमाउंट, एक तो अमाउंट बड़ा, दूसरा नेचर भी नॉन रिकरिंग, अमाउंट भी बड़ा, नेचर भी नॉन रिकरिंग, कैपिटल रिसीट है ये। और एग्जांपल सुनो, लेगेसी, लेगेसी क्या बोले सर? लेगेसी का मतलब, लेगेसी का मतलब कोई जिस आदमी का, जिस इंसान का देहांत हो रहा है, मरने वाला है या मर गया है, वो अपने वसीयत में, विल में लिख के गया है, देखो मेरा इतना बड़ा संपत्ति सारे मेरे बच्चों को मत दे देना, इसमें से कुछ एक बड़ा पोर्शन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे देना। जनरली लेगेसी का जो पैसा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, जनरली लेगेसी का अगर कोई पैसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तो अमाउंट जनरली बहुत बड़ा होता है, और वो बाई चांस ही कभी होता है क्या? आए दिन कोई मरने वाला इंसान थोड़ी लेगेसी का पैसा एक एनपीओ को देके जाता है, कभी कभार होता है सर। नॉन रिकरिंग नेचर है, अमाउंट बहुत बड़ा है, कैपिटल रिसीट है। अब सुनना, इसको छोड़ के और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना फिर से। सर सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल रहा है, सर सब्सक्रिप्शन तो आए दिन मिलता रहता है और अमाउंट भी छोटा छोटा होता है, एनुअल अमाउंट होता है, रेवेन्यू नेचर का रिसीट है। डोनेशन, सर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आए दिन कोई आगे चंदा देके जाता रहता है, डोनेशन देके जाता रहता है, तो डोनेशन इन जनरल, डोनेशन इन जनरल क्या है? रेवेन्यू नेचर है सर, आए दिन मिलता रहता है, रेकरिंग का नेचर है, रेकरिंग तो नेचर है और अमाउंट भी छोटा छोटा है, राइट? ये क्या हुआ सर? रेवेन्यू रिसीट हुआ। उसी तरह से सर एडमिशन टिकट्स बेचे, कोई अपने शो करवा रहे उसका टिकट बेचे, टूर्नामेंट करवा रहे टूर्नामेंट का टिकट बेचे, वो टिकट भी आए दिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिस जहां पे क्लब है वहां पे टूर्नामेंट वगैरह आए दिन होता रहता है, रेकरिंग टाइप का नेचर है और अमाउंट भी छोटा छोटा होता है, तो ये सब क्या हुआ? रेवेन्यू नेचर का रिसीट हुआ। अरे हर महीना न्यूज़पेपर पाइल अप हो जाता है, न्यूज़पेपर को बेचे उससे पैसा आया, ये जो रिसीट आया रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर का पैसा है, राइट? अभी अगेन कॉन्सेंट्रेट सुनो, ये जो अभी अभी बात किए इतना सारा कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का, इसका डिस्टिंक्शन आप लोग के माइंड में क्लियर हुआ है। लेकिन अब जो बात बोलने वाले हैं वो सुनो बहुत बढ़िया से, कि सर जो कभी कभी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ना डोनेशन का पैसा जो मिलता है, राइट, डोनेशन का पैसा जनरली बहुत बार ऐसा होता है जब देने वाला इंसान डोनेशन देता है तो ये बोल के देता है कि इस डोनेशन को बस इस काम के लिए ही यूज करना। जैसे मान लो, सुन लो, अपने लास्ट क्लास में जो एग्जांपल लिए थे, अपने अपना क्लब का लिए थे एग्जांपल, लो आप लोग को वो क्लब का पिक्चर वापस से दिखा दे, देखो कितना सुंदर अपना क्लब था, राइट? इस क्लब में अपने क्या बात किए थे सर? यहां पे ना एक बास्केटबॉल के कोर्ट का कमी था, बास्केटबॉल का कोर्ट का कमी था, मतलब एक बैडमिंटन का कोर्ट था, एक बैडमिंटन का कोर्ट था, स्विमिंग पूल था, लाइब्रेरी था और कैफे भी था, लेकिन बास्केटबॉल का कोर्ट का जरूरत था। ये लोग प्लानिंग कर रहा था बास्केटबॉल कोर्ट का। इसके अंदर में जो 50 मेंबर्स थे, 50 मेंबर्स थे, उसमें से एक मेंबर ऐसा था जो बहुत ही रिच था, बहुत जबरदस्त उसके पास पैसा था और वो चाहता था कि भैया यहां पे बास्केटबॉल कोर्ट बनना चाहिए, ठीक है? वो कहीं से डोनेशन करवाया, डोनेशन आया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास, एक क्लब के पास डोनेशन आया बहुत बड़ा अमाउंट का, और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के साथ आया कि सुनो, ये जो डोनेशन दे रहे हैं ना, ये जो डोनेशन दे रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट बनाने के काम आना चाहिए, बस और कोई काम नहीं आना चाहिए, खाली बास्केटबॉल कोर्ट बनना चाहिए इस पैसा से।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या मना कर देगा क्या? बोल देगा नहीं भैया अभी देखिए हम लोग के पास और बहुत काम है, हम लोग तो उसमें यूज करेंगे। तो वो जो डोनेशन दे रहा था वो बोलेगा बस फिर रहने दीजिए, हम तो डोनेशन नहीं दे रहे हैं। ओके, यहां पर एक बार होल्ड कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आया है वो हम आप लोगों को पहले क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन इज कि सर अपने न्यूज़पेपर आए दिन थोड़ी ना बेचते रहते हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का न्यूज़पेपर बेचने का काम थोड़ा ही है, तो न्यूज़पेपर बेचना रेकरिंग कैसे हुआ? ये तो नॉन रेकरिंग है। जी नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। सर न्यूज़पेपर हर दिन आता है, डेली एक नया न्यूज़पेपर आता है, 1 महीना 3 महीना 6 महीना का पाइलअप हो जाएगा, 6 महीना बाद आप उसको बेच दोगे ना, तो हर 6 महीना में, हर 8 महीना में, हर 10 महीना में, या मान लो 1 साल में एक बार आप न्यूज़पेपर तो बेच ही दोगे यार। और न्यूज़पेपर बेच के कितना ही पैसा आ जाएगा आपके पास? एक तो अमाउंट छोटा, दूसरा सर आए दिन हर 2 4 6 महीना में आपका पाइलअप हो जाएगा, इसको आप बेच दोगे। तो सेल ऑफ न्यूज़पेपर ऑब्वियसली रेकरिंग नेचर का ही है, अमाउंट भी छोटा है, और ये रेवेन्यू नेचर का ही माना जाएगा। कंफर्म करना रोशनी एंड बाकी लोग भी, अगर इस पॉइंट में डाउट था तो प्लीज समझ लो। ठीक है, चलो फिर से। अंकल जी डोनेशन दिए, बोले स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, खाली बास्केटबॉल कोर्ट बनेगा इससे, और कुछ नहीं काम आना चाहिए। ये लो 5 लाख रुपया, खाली बास्केटबॉल कोर्ट बनना चाहिए और कुछ नहीं बनेगा इससे। ये जो स्पेसिफिक डोनेशन है ना, ये तो अभी अभी हम जो एग्जांपल लिए वो पहला बात तो यहां पे अमाउंट भी बड़ा था, और ये नॉन रिकरिंग नेचर का भी है, इतना बड़ा अमाउंट का डोनेशन मिलना, तो ये तो कैपिटल रिसीट ही है, ये तो कैपिटल रिसीट ही है। बट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर कभी भी कोई भी अमाउंट, भले ही छोटा सा अमाउंट, भले ही छोटा सा अमाउंट, अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के साथ मिलेगा, अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के साथ मिलेगा, तो वो कैपिटल ही माना जाएगा, उसको बैलेंस शीट में ही लेके जाएंगे, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मान लो अपने पास बैडमिंटन कोर्ट ऑलरेडी है, बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराते हैं, मान लो बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराते हैं, बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराने के लिए टूर्नामेंट फंड बना रहे हैं, टूर्नामेंट फंड बना रहे हैं। अब ये जो टूर्नामेंट फंड बना रहे हैं, इस टूर्नामेंट फंड के लिए लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि सुनिए ना भैया हम लोग एक टूर्नामेंट करवाएंगे, उसके लिए आप लोग का कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसके लिए डोनेट करिए प्लीज, है ना। टूर्नामेंट से रिलेटेड हम लोग को बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, टूर्नामेंट करवाने के लिए तो बड़ा लेवल पे अच्छा टूर्नामेंट करवाएंगे, टूर्नामेंट के लिए हम लोग का बहुत सारा खर्चा लगने वाला है, तो टूर्नामेंट का हम लोग अलग से फंड बना रहे हैं। जैसे ही ये बोला ना अलग से फंड बना रहे हैं, और जो डोनेशन आ रहा है वो टूर्नामेंट का खर्चा के लिए आ रहा है, तो टूर्नामेंट का खर्चा भले ही आए दिन होता हो, भले ही टूर्नामेंट आए दिन कराता हो, लेकिन क्योंकि बात जब स्पेसिफिक किया, इसका मतलब ये कैपिटल नेचर ही है, और ये बैलेंस शीट में जाएगा कैपिटल फंड के नीचे, राइट। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल के जगह कैपिटल फंड होता है, जैसे कैपिटल वैसे कैपिटल फंड होता है। जैसे अपने सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल दिखाते हैं, वैसे यहां पर भी कैपिटल फंड दिखाएंगे, और कैपिटल फंड के नीचे अपने अगर कोई भी स्पेसिफिक फंड है तो वो दिखाएंगे। अब वो स्पेसिफिक फंड भले ही छोटा मोटा अमाउंट का हो, भले ही बड़ा अमाउंट का हो, भले ही बास्केटबॉल का कोर्ट बनाने के लिए हो या बिल्डिंग बनाने के लिए हो, या फिर भले ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइज फंड हो या टूर्नामेंट फंड हो, भले ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंड बन रहा हो, भले ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए फंड बन रहा हो, अगर फंड बन रहा है, अगर फंड बन रहा है तो वो बैलेंस शीट में ही जाएगा, उसको कैपिटल नेचर का ही मान लेना, क्योंकि फंड का अकाउंटिंग थोड़ा अलग होता है। फंड में सर स्पेसिफिक कंडीशन होता है कि ये जो हम आपको डोनेशन कर रहे हैं ना, ये टूर्नामेंट के लिए ही यूज होना चाहिए, ये जनरल डोनेशन नहीं है कोई, ये आपका जैसे मन है वैसे आप यूज नहीं कर सकते हो, ये टूर्नामेंट के लिए यूज करना पड़ेगा। जहां स्पेसिफिक कंडीशन आ गया, जैसे ही स्पेसिफिक कंडीशन आ गया, वैसे ही स्पेसिफिक बात होते ही बैलेंस शीट में आ जाओ। बात को पहले समझो, अगर फंड बन रहा है, अगर स्पेसिफिक फंड है, तो वो कैपिटल नेचर ही है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। इस बात को पहले सुन के समझ लो। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंटिंग करता है, उसको अलग अलग काम के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग फंड बनाना पड़ता है। अगर वो अलग अलग फंड बना रहा है, तो जो चीज के लिए फंड बनाया है उसको बैलेंस शीट में, उसके अगेंस्ट में अगर कोई पैसा आ रहा है तो उसी फंड में ऐड कर दो, उससे रिलेटेड अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसी फंड से माइनस कर दो।
उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, ये बोलना चाह रहे हैं। चलो अपने आज के क्लास में फंड अकाउंटिंग से रिलेटेड और थोड़ा सा बात करेंगे। अभी आ जाओ इधर वापस से। अब देखो, अब रीड करना मेरे साथ में। सर अपने क्या डिस्कस कर रहे हैं? अपने डिस्कस कर रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का फॉर्मेट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का फॉर्मेट देखो, ओपनिंग बैलेंस आया सर कैश और बैंक का। अब देखो यहां पर सर टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन का सब्सक्रिप्शन अपने को पता है। अब मेंबर्स लोग एनुअली, क्वार्टरली, मंथली जो पैसा देता रहता है, जिसके वजह से, जिसके बेस पर एक एनपीओ रन कर रहा होता है, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ही सब्सक्रिप्शन होता है, जिसके बेस पर यह चल रहा होता है। राइट, ये रेवेन्यू नेचर का है, हर मेंबर से एनुअली मिलता ही मिलता है। राइट, तो सब्सक्रिप्शन सर है तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन अपने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं। राइट, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब सर देखिए, सब्सक्रिप्शन का आपको जितना भी पैसा मिला ना, तो वो कैश बुक के समरी में, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के रिसीट साइड में तो पक्का आएगा, रिसीट साइड में तो पक्का आएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का इनकम जाएगा, सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का इनकम जाएगा। खाली ये बात ध्यान रखना, ये रेवेन्यू नेचर है, ये रेवेन्यू नेचर है सब्सक्रिप्शन, लेकिन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ध्यान में रखेंगे। है तो सर रेवेन्यू नेचर, लेकिन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का हम लोग को पता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये जो आता है ना, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट दिखाना पड़ता है, ये चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। ये एज इट इज कैरी हो रहा है। अगर अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगा। सम्स का प्रैक्टिस डेफिनेटली करेंगे, बट अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बारे में लगातार सोचना जब भी अपने कर रहे हो, ठीक है। सर जनरल डोनेशन आपको बोल चुके सर, जनरल डोनेशन मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। जनरल तो सर आए दिन मिलता रहता है, कोई भी आकर के चंदा डोनेशन देके जाता रहता है एक एनपीओ को। रेवेन्यू नेचर है। एंट्रेंस और एडमिशन फीस, एंट्रेंस और एडमिशन फीस जनरली रेवेन्यू नेचर ही होता है, बट कभी कभी आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देगा कि इसको कैपिटल मानना या 50% को कैपिटल मानना। तो अगर क्वेश्चन बोल देगा कैपिटल मानना, तो क्वेश्चन से आर्ग्यू थोड़ी ना करेंगे। क्वेश्चन जो बोल देगा, क्वेश्चन भगवान है। इन जनरल एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस सर आए दिन मिलता रहता है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू नेचर का इनकम है, तो ये रेवेन्यू नेचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा। आपको अभी जब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पढ़ रहे हैं ना, तो सोचना क्या है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट होगा, हर एक आइटम के लिए ये चीज सोचना है, ठीक है। जनरल ग्रांट, सर ग्रांट इज नथिंग बट जस्ट अ डोनेशन, ग्रांट इज नथिंग बट अ डोनेशन ओनली। जनरली गवर्नमेंट से मिलता है, राइट, इसलिए ग्रांट नाम दे रहा है। ग्रांट इज नथिंग बट अ डोनेशन ओनली। ग्रांट का दूसरा नाम बोले तो डोनेशन ही है, बट आप लोगों को ग्रांट लिखा हुआ नाम मिलेगा, इसलिए अलग से लिखे, राइट। सर जनरल बोला ना, जनरल बोला ना, तो इसका मतलब सर आए दिन जो मिलता रहता है वो वाला है सर, रेवेन्यू नेचर का है, अनलेस अमाउंट बहुत बड़ा है और स्पेसिफिक नेचर है। अगर स्पेसिफिक नेचर हुआ, यहां तो देखो ना जनरल बोल दिया साफ साफ, और अगर क्वेश्चन में कुछ बोलता नहीं है तो जनरल मानते हैं। अगर स्पेसिफिक नेचर हुआ तब सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जनरल है, इसका मतलब सर नॉर्मल इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में ले लीजिए। ऑल राइट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ग्रास वगैरह एटसेट्रा, ठीक है, ये सब तो सर आए दिन का डेली का काम है। सेल ऑफ ओल्ड यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अब एक क्लब के अंदर में यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल का स्क्रैप वगैरह जमा हो सकता है ना। अगर एक बास्केटबॉल कोर्ट होगा तो साल भर बास्केटबॉल, इतना जोर से बास्केटबॉल का गेम्स चल रहा होगा, तो क्या 5 7 10 बास्केटबॉल खराब नहीं होगा क्या? 10-15 बास्केटबॉल का स्क्रैप नहीं आ जाएगा क्या? तो वो बास्केटबॉल यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचेगा, तो वो तो रेवेन्यू नेचर का इनकम हो गया ना सर, राइट। और अपने कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग भी सीखेंगे, तो तब इसके बारे में और बात करेंगे, कंजम्पशन, ठीक है ना, तब इसके बारे में और बात करेंगे। बट अभी इतना समझो कि सर ये रेवेन्यू नेचर है, ये रेवेन्यू नेचर है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है
उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है, सर ये तो अपने हमेशा से जानते आए हैं, इंटरेस्ट का इनकम होता है टाइम बेसिस पे, तो उस पर्टिकुलर ईयर का जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू नेचर का इनकम ही तो है। तो ये रेवेन्यू नेचर का इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करके रखे थे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, रेवेन्यू नेचर का है। इनकम फ्रॉम कंसर्ट्स और लेक्चर्स, राइट, अलग अलग शोज, अलग अलग लेक्चर्स वगैरह करवाता रहता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एक लाइब्रेरी कैन बी अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उस लाइब्रेरी में हो सकता है कि कोई एक लेक्चर करवा रहा है, कोई कंसर्ट करवा रहा है, तो ये तो सर नॉर्मल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रूटीन वर्क है, उससे अगर कुछ इनकम हो रहा है तो वो रेवेन्यू नेचर का इनकम है। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड सर, अगर आप कोई शेयर्स लेकर के रखे हो, किसी कंपनी का शेयर्स लेकर के रखे हो, उस कंपनी का जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड होता है, ठीक है। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है तो उसका इन्वेस्टमेंट है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। किसी दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीद के रखा है, वो इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जैसे इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे डिविडेंड का पैसा भी मिल गया। डिविडेंड सर रेवेन्यू नेचर का इनकम है, रेवेन्यू नेचर का इनकम है। रेंट रिसीव्ड, ऐसे ही आइडल वेकेंट प्रॉपर्टी पड़ा हुआ था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास, काम में नहीं आ रहा था, रेंट पे दे दिया, रेंट से जो पैसा आ रहा है वो रेंट इनकम है। हो सकता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास आइडल पड़ा हुआ हो कोई जगह, पॉसिबल है, राइट। तो ये रेवेन्यू नेचर का इनकम है सर। नॉर्मल इंटरेस्ट रिसीव्ड, अभी अभी तो ऊपर बात की सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ रेवेन्यू नेचर का इनकम ओनली। ओके, मिसलेनियस रिसीट्स, कोई चुटपुट छोटा मोटा पैसा मिल गया, राइट, मिसलेनियस इनकम रेवेन्यू नेचर का ही रिसीट है, ठीक है। गाइज बहुत ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का अपने अभी तक जितना भी बात किए ना, यहां से यहां तक का सर, ये तो ओपनिंग बैलेंस, ये तो ओपनिंग बैलेंस, और फिर यहां से यहां तक का अपने जितना बात किए, ये पूरा का पूरा रेवेन्यू नेचर। हाँ, बस अक्रूवल बेसिस का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, अक्रूवल बेसिस का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी इसका नेचर रेवेन्यू नेचर का रिसीट्स है। रेवेन्यू नेचर का रिसीट्स मतलब सर करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनेगा अक्रूवल बेसिस पे, उस इनकम में इसको लेंगे, राइट। अब आइए, नहीं, डिविडेंड बहुत दिन के बाद नहीं मिलता है, डिविडेंड मिलता है करंट ईयर के प्रॉफिट में, किसी एक पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है, राइट। अपने अपने एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अपने सिलेबस में है, कंपनी अकाउंट्स तो पढ़ेंगे ही और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज भी पढ़ेंगे, राइट। वहां पर अपने डिविडेंड के बारे में और विस्तार से बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी बस मेरा बात इतना सुन लीजिए और मान लीजिए कि सर जैसे एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड भी मिलता रहता है साल दर साल। तो डिविडेंड भी रेवेन्यू नेचर का एक इनकम होता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और किसी के लिए भी डिविडेंड इज अ रेवेन्यू नेचर का इनकम, ठीक है। ओके, अभी जैसे अपने बात किए थे सर, लाइफ मेंबरशिप फीस कभी कभार मिलता है, नॉन रिकरिंग नेचर का है और अमाउंट भी जनरली बड़ा होता है, ये कैपिटल नेचर का रिसीट है, ये कैपिटल नेचर का रिसीट है लाइफ मेंबरशिप फीस। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज इट इज उठा के लेके नहीं जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज इट इज उठा के नहीं लेके जाएंगे। क्वेश्चन अपने को ये बोल सकता है कि लाइफ मेंबरशिप फीस को एलोकेट कर दो ओवर द लाइफ, 20 साल में एलोकेट कर दो इनकम, वो अलग बात है, इस तरह का अपने स्पेसिफिक एक क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। ग्रांट इज नथिंग बट अ डोनेशन, आप ग्रांट को अलग से मत समझिए, ऐसे मानिए कि ग्रांट मतलब डोनेशन, बस, ठीक है। ओके, तो सर ये रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन फॉर, सब्सक्रिप्शन का पैसा भी ले रहे हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे ही वर्ड किया ना स्पेसिफिक, जैसे ही ये वर्ड बोला स्पेसिफिक, बात खत्म, आगे और कुछ नहीं देखना, बात स्पेसिफिक बोला क्या, उसे स्पेसिफिक बोला, कैपिटल नेचर, बैलेंस शीट में लेके जाओ, स्पेसिफिक बोला और कुछ चेक नहीं करना है, स्पेसिफिक बोला और कुछ चेक नहीं करना, बैलेंस शीट, राइट। कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई रेवेन्यू इनकम
नहीं मानेंगे, कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे। स्पेसिफिक बोला, अलग से फंड मेंटेन हो रहा है, अलग से एक स्पेसिफिक फंड बना हुआ है, बैलेंस शीट में दिख रहा है, बैलेंस शीट में ही लेके जाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेके जा सकते हैं। स्पेसिफिक बोल दिया, बैलेंस शीट, ठीक है। देखो डोनेशन मिल रहा है फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बोला, बस बात खत्म। लेगेसी के बारे में अपने बात कर चुके हैं कि सर कभी कभार नॉन रेकरिंग टाइप का बहुत बड़ा अमाउंट का रिसीट होता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑब्वियसली कैपिटल नेचर। अच्छा, फंड का अपने जब बात करेंगे तो आप लोग को एंडोमेंट फंड के बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी बस इतना मानिए कि सर फंड है ना, फंड है ना, फंड मतलब वही स्पेसिफिक फंड, वही स्पेसिफिक कुछ मेंटेन हो रहा है। फंड मतलब इस बात स्पेसिफिक हो गया, अलग से फंड मेंटेन हो रहा है मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्पस है। फंड मतलब बैलेंस शीट, रेवेन्यू नेचर का रिसीट है, ठीक है। अच्छा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में अपने जो आज तक हमेशा से करते आए हैं ना सर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो होगा ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम दिखाएंगे। बट इन जनरल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अपने आप में, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अपने आप में सर नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। और आए दिन थोड़ी ना फर्नीचर बेचते रहते हैं यार, फर्नीचर पुराना हो गया, खराब हो गया, बेच दिए, नया खरीद लिए, ये तो कभी कभार होता है, नॉन रेकरिंग नेचर है और अमाउंट भी जनरली बड़ा होता है, इसलिए ये नॉन रेकरिंग नेचर है, कैपिटल रिसीट ही मानेंगे। हाउएवर अपने को पता है सर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर या लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का जैसे आज तक ट्रीटमेंट करते आए हैं वैसे ही करेंगे। यहां पर बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नाम बोलेंगे, वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगर हुआ है तो, अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ तो इनकम साइड में लिख देंगे। ये काम जरूर अभी भी करते रहेंगे। ओके, receipts on account of special fund, that is match fund, prize fund, or for any matter, for any specific fund, for any specific purpose, capital nature, बात खत्म, ठीक है। यहां से यहां तक का बात अपने जितना किए वो कैपिटल नेचर है। सिमिलरली आओ पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट साइड में देखिए सर, हो सकता है कि ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आ रहा हो, ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट का आ रहा हो, तो ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस हुआ, तो सर ओपनिंग बैलेंस आ सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो। और सर फिर बाकी आप जो पेमेंट किए, जो पेमेंट किए वो सारा पेमेंट यहां लिखते जाइए, सारा पेमेंट यहां लिख दीजिए। तो देखो सर एकदम नॉर्मल, आप जो जानते हो, सैलरी, रेंट, पोस्टेज एक्सपेंस, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आए दिन खरीदता रहता है, रिपेयर्स, ऑडिट फी हम बताएंगे। ऑडिट फी क्या होता है? ऑडिट का मतलब समझिएगा क्या होता है, जब भी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है ना, तो ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड, राइट, कुछ कंडीशंस होता है उसके बाद में। अगर आपका टर्नओवर एक लेवल के ऊपर है, अगर आपका टोटल कैपिटल फंड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल फंड का अमाउंट अगर कुछ अमाउंट को एक्सीड कर दे, राइट, इवन फॉर कंपनीज अगर टोटल टर्नओवर इतना होता है, राइट, फॉर फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, क्या होता है, ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट करवाना पड़ता है मतलब अपने अकाउंट्स को चेक करवाना पड़ता है, चेकिंग करवाना पड़ता है, किससे? ऑडिटर से, जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट से, राइट। इंडिपेंडेंटली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बहुत ध्यान से अच्छे से देखता है, बैलेंस शीट पीएल को ठीक से देखता है और अपना साइन करके बोलता है कि हाँ ठीक है। ये जो वो काम किया ना, चेकिंग करने वाला और फिर जो अप्रूव किया, इसको बोलते हैं ऑडिट का काम, ऑडिट का काम। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑडिट करवाना पड़ता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, अपने बैलेंस शीट को चेक करवाना पड़ता है ऑडिटर से। चेक करवाने के बाद उसको ऑडिट फीस देना पड़ता है, ऑडिट करवाने का ऑडिट फीस देगा ना, तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिट फीस भी एक एक्सपेंस है, ऑडिट फीस भी एक खर्चा है, लाइक एनी अदर एक्सपेंस। और सर ये हर साल करवाना पड़ता है, हर साल करवाना पड़ता है ना, अरे हर साल अकाउंटिंग होता है, हर साल फाइनल अकाउंट्स बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है, तो हर साल ऑडिट करवाना पड़ता है, तो रेकरिंग नेचर का हो गया। इसका बेनिफिट सर एक साल के अंदर अंदर खत्म हो गया, इलैप्स हो गया, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है।
मेंटेनेंस एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस आप लोग जानते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहां पर सुनना, ऑनरेरियम, पहले तो ये समझना ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है। बाई सेक्रेटरीज ऑनरेरियम बोलो या बाई ऑनरेरियम बोलो, कुछ भी बोलो, ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है सुनना। ऑनरेरियम का मतलब ऑनर में देना, ऑनर में देना। मान लो आपका स्कूल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपका स्कूल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक क्या बोलते हैं एनुअल इवेंट में से ऑन रिपब्लिक डे, आपका स्कूल इनवाइट करता है चीफ मिनिस्टर को एज अ गेस्ट, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर आई आप लोग के स्कूल में और वो अपना स्पीच वगैरह दी, बात करी आप लोग से, और उसके बाद आपका स्कूल क्या किया, स्कूल इन ऑनर कुछ देगा ना, इन ऑनर कुछ देगा, इन ऑनर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, इन ऑनर दे रहा है ना, राइट। मान लो आपका स्कूल एक चीफ गेस्ट को बुलाता है एज अ लेक्चरर फॉर अ स्पेशल सेशन, से मेरे को इनवाइट करता है, आई गो टू योर स्कूल एंड गिव अ लेक्चर स्पीच, एंड मेरे को आपका स्कूल अगर देता है इन ऑनर समथिंग, राइट, इन ऑनर, तो वो इन ऑनर दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम, राइट। तो मान लो स्पोर्ट्स इवेंट है, उसमें एमएस धोनी को इनवाइट कर रहा है आपका स्कूल एमएस धोनी को इनवाइट कर रहा है, एमएस धोनी आया आपके स्कूल में, स्पोर्ट्स डे है, आपके स्कूल का बहुत बड़ा इवेंट है, और एमएस धोनी को आपका स्कूल इन ऑनर कुछ दे रहा है, इसको बोलते हैं इन ऑनरेरियम, ऑनरेरियम। जनरली ऑनरेरियम सर आए दिन हर साल किसी ना किसी को स्कूल देता रहता है, जनरली ये कोई अमाउंट बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि इन ऑनर दिया जा रहा है सर, एज अ मतलब इन ऑनर दिया जा रहा है, तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता जनरली, राइट। दिस इज रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। गाइज मेरे को यहां पर आप लोग कंफर्म करोगे क्या, आप लोग को ऑनरेरियम का मतलब पक्का पक्का क्लियर है। आपके स्कूल का या फिर किसी क्लब का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी को बुलाया गया, सेक्रेटरी जी आइए, प्लीज आइए सेक्रेटरी जी, लीजिए आप अपना स्पीच दीजिए और फिर आपको हम लोग इन ऑनर कुछ देंगे, उसको बोलते हैं इन ऑनरेरियम, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। गाइस फटाफट से कंफर्म करना क्या आप लोग को ऑनरेरियम का मतलब अच्छे से क्लियर है, कंफर्म, एंड ऑडिट फीस भी क्लियर है क्या, दोनों कंफर्म करो गाइस फटाफट। ऑल राइट, रोशनी, शिवम, गरिमा, तनिष्का, तनिषा, हितेश, मानवी, अंजलि, बाकी लोग जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उनका क्या किया जाए। नेक्स्ट सुनो सर, म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है ना, जनरली लोकल अथॉरिटी अपना एक कोई टैक्स वगैरह लेता है, ये भी हर साल लगता रहता है। इट इज जस्ट लाइक आपका जो लोकल अथॉरिटी है जो वाटर टैक्स या कुछ इस तरह का टैक्स ले रहा होता है, जो हर साल देना पड़ता है, राइट। दिस इज अवर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर जो हर साल देना होता है, रेवेन्यू रेकरिंग नेचर है, अमाउंट छोटा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा होता है ना, अभी यहां पर ये वाला पॉइंट जो बोलेंगे बहुत ध्यान से सुनना। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो है सर एक नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, और एक स्पोर्ट्स क्लब है, उस क्लब के अंदर में आए दिन कोई ना कोई इवेंट होता रहेगा, उसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक रेकरिंग अफेयर है, रेकरिंग नेचर का आइटम है, और अमाउंट भी छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लेके जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे, लेकिन अभी सुनना इंपॉर्टेंट बात, अगर अलग से फंड मेंटेन हो रहा है, प्राइस फंड अलग अगर अलग से मेंटेन हो रहा है, भले ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, क्या फर्क पड़ता है, अगर अलग से फंड मेंटेन हो रहा है तो सर उस फंड से माइनस करेंगे, एक्सपेंडिचर में सीधा सीधा लेके नहीं जाएंगे, पहले फंड से माइनस करेंगे। हाँ, फंड जितना है उससे ज्यादा खर्चा हो गया, तो जितना ज्यादा खर्चा हो गया वो वाला एक्सपेंडिचर में ले आएंगे।
लेकिन अगर अलग से फंड मेंटेन हो रहा है, अलग से अगर प्राइस फंड मेंटेन हो रहा है, तो उस प्राइस फंड से माइनस करेंगे, भले ही ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फंड का कहानी सर अलग हो जाता है, फंड का अकाउंटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। राइट। ऑफिस एक्सपेंसेस सर, नॉर्मल ऑफिस का खर्चा वर्चा लग रहा है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी तो ऑफिस होगा, राइट, उसमें भी तो आए दिन थोड़ा बहुत खर्चा होता रहेगा, तो ये सब सर नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही तो है। मिसलेनियस पेमेंट और ये एक्सपेंसेस ऑन शो, कोई शो करवा रहा है, अगर फंड मेंटेन कर रहा है तो बात अलग है, अगर फंड वंड मेंटेन कुछ नहीं हो रहा है तो सर शो करवाना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आए दिन का काम है, शो करवाता रहता है, टिकट बेचता है, टिकट से पैसा कमाता है, शो दिखा के खर्चा करता है, तो शो में जो खर्चा हुआ एक रेवेन्यू नेचर का नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, राइट, नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। उसी तरह से सर मिसलेनियस पेमेंट भी एक रेवेन्यू नेचर का ही खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। ओके सर, यहां तक अपने अभी जितना पढ़े हैं ना, ये सब रेवेन्यू नेचर ही है। यहां से यहां तक अपने जितना भी पढ़े हैं अभी तक, ये सब रेवेन्यू नेचर ही है। अब जो अपने पढ़ने वाले हैं वो सब कैपिटल नेचर है, ध्यान देना सर। जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सर ये तो डिस्कस भी मत करिए, हम लोग को बहुत अच्छे से पता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बैलेंस शीट में जाता है, इसको थोड़ी उठा के एज इट इज खर्चा में दिखा देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के खर्चा में एक्सपेंस में थोड़ा ना दिखा देंगे इसको, इतना तो हम लोग जानते हैं सर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। सिमिलरली सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, गाइस ध्यान देना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अलग होता है, स्पोर्ट्स मटेरियल अलग होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अलग होता है, स्पोर्ट्स मटेरियल अलग होता है। एग्जाम्पल सुनना, अगर टेबल टेनिस खेल रहे हैं तो टेबल टेनिस का जो बोर्ड है वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन टेबल टेनिस का जो बॉल है, तो टेबल टेनिस खेलने के लिए जो बॉल आता है प्लास्टिक का छोटा सा बॉल, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो स्पोर्ट्स मटेरियल है, वो स्पोर्ट्स मटेरियल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स मटेरियल और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दोनों अलग है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट है सर, और स्पोर्ट्स मटेरियल तो नॉर्मल जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, राइट, साल भर खेलते हैं, खराब होता है, चला जाता है, नया आता है, जैसे बैडमिंटन अगर खेल रहे हैं तो शटल कंज्यूम होता जा रहा है सर, ये तो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला पार्ट हुआ। लेकिन अगर कोई आप नया कोर्ट बनवा रहे हैं या कोई बास्केटबॉल का नया वो पोल लगवा रहे हैं, दैट इज अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो एक अलग चीज है, राइट, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप बिलियर्ड्स टेबल खरीद रहे हैं, बिलियर्ड्स टेबल, बिलियर्ड्स का टेबल इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट उसमें जो बॉल यूज हो रहा है, चॉक यूज हो रहा है, जो स्टिक यूज हो रहा है, वो आए दिन लगता होगा, वो कंज्यूमेबल्स है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, वो स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड इज लाइक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंज्यूम। ओके अंजलि, आप यहां से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन से ना 10 मिनट का, ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस हुआ है, यहां से 10 मिनट का ना आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका क्या हुआ, सेट हो गया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करके रखे सर, जनरली वो असेट ही होता है, बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर का ही होता है, तो वो बैलेंस शीट में अपने असेट्स में दिखाते हैं, ये कोई अपना पेमेंट, कोई खर्चा का पेमेंट नहीं है, ये कोई अपना एक्सपेंडिचर नहीं है, खर्चा नहीं है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छा एक और बात सर, बुक्स ना फिक्स्ड असेट होता है, बुक्स का ना जनरली ऐसा सा बुक्स आता है जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, और उसका बेनिफिट आपको बहुत सालों साल मिलने वाला है, और एक लाइब्रेरी का, मान लो एक लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी का तो सबसे बड़ा असेट ही उसका बुक्स होता है। अगर वो बुक्स को खर्चा दिखाने लगे, अगर वो बुक्स को खर्चा दिखाने लगे तो उसके पास कोई असेट ही नहीं है और खर्चा बहुत ज्यादा दिख रहा होगा।
एक लाइब्रेरी जब एक बुक लेता है ना, तो वो बुक कई कई साल तक, आप जब लाइब्रेरी जाते हो तो आपको कितना पुराना पुराना बुक नहीं मिलता वहां पर, तो एक बुक का लाइफ देख रहे हो आप, कितना कितना साल है। बुक को फिक्स्ड असेट माना जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके ऊपर जनरली ना डेप्रिसिएशन का रेट बहुत हाई होता है। डेप्रिसिएशन हो सकता है 50% का रेट हो, मतलब 2 साल में ही राइट ऑफ कर देंगे। बट बुक्स को अपने आप में एक फिक्स्ड असेट माना जाता है। कहीं कहीं पे चाहे आप 100% डेप्रिसिएशन कर दीजिए, पूरा 1 साल में राइट ऑफ चाहे करना तो कर दीजिए, लेकिन बुक्स को फिक्स्ड असेट माना जाता है। बुक्स को फिक्स्ड असेट माना जाता है, ठीक है। बुक्स इज अ फिक्स्ड असेट, इस बात को दिमाग में रखना। अच्छा, लोन का रीपेमेंट भी तो हो सकता है सर। लोन का रीपेमेंट एक कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, आए दिन थोड़ी लोन का रीपेमेंट करते रहते हैं, ठीक है। बिल्डिंग सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, नीडलेस टू से, ये सब एग्जांपल्स था गाइस, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसको छोड़ के कुछ और आइटम हो सकता है। आप लोग को एक आइडिया मिल गया, आप लोग को एक परसेप्शन मिल गया कि कैसे सोचना है कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में। फंड अगर आ गया तो अलग ही तरीके से सोचना होगा। ये सब था अपना एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल नेचर। अभी बात को सुनना सब कोई, अपने जो अभी अभी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट डिस्कस किए, ध्यान से देखो। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के अंदर कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर का, कैपिटल नेचर का भी, रेवेन्यू नेचर का भी, कैपिटल नेचर का भी और रेवेन्यू नेचर का भी, रिसीट्स भी आ रहा है, पेमेंट भी आ रहा है, रिसीट्स भी आ रहा है, पेमेंट भी आ रहा है। का मतलब सर, अगर हम आप लोग से क्वेश्चन पूछे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट prepared on what basis? Cash basis or accrual basis? Receipts and payments account is prepared on cash basis or accrual basis? Answer everyone, cash basis के लिए लिख देना सिर्फ C, accrual basis के लिए लिख देना सिर्फ A। आप लोग का सबका आंसर चाहिए मेरे को। Receipts and payments account is prepared on cash basis or revenue basis, on accrual basis, cash basis और accrual basis, बताओ। वेरी गुड तनिषा, हितेश। तनिषा एंड हितेश, आप लोग का आंसर करेक्ट है। गरिमा, रीथिंक योर आंसर वंस, एक बार वापस से अपना आंसर सोचो। रोशनी करेक्ट है, वेरी गुड। गर्व, रीथिंक योर आंसर। विष्णु करेक्ट है आपका आंसर। मानवी, वेरी गुड, करेक्ट है। अभी सुनना, अब छोड़ दो, अब किसी को कुछ नहीं लिखना है, जो बोल रहे हैं वो सुनना है बहुत अच्छे से। अंजलि वापस से सोचिए मेरे साथ में, एवरीवन। अपने जब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का बात किए इतना देर, तो हम आप लोग को एक बार भी अक्रूवल बेसिस के बारे में सोचने बोले? हम खाली इतना बोले कि जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो सब्सक्रिप्शन का इनकम जो हुआ और जो खर्चा हुआ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखेंगे। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है, अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है सर, अगर इस साल का खर्चा है तभी इस साल में दिखाना, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर दिए तो मत दिखाना। अगर लास्ट ईयर का पेमेंट करना बाकी था और इस साल में पे किए, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा सर? करंट ईयर का इनकम ओनली, भले ही पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ओनली, भले ही पेमेंट किए हो या नहीं किए हो। दैट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट। जब अपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का बात किए, तो ऐसा बात नहीं किए सर बिल्कुल भी। यहां तो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आ गया, और यहां पे तो सर ये जो अपने पेमेंट कर रहे हैं ना, जैसे सैलरी का पेमेंट कर रहा है, रेंट का पेमेंट कर रहा है, पोस्टेज एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहा है, ये सब पेमेंट हो सकता है कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में पे कर दिए।
हो सकता है करंट ईयर का भी पेमेंट कर दिए हो, बट हो सकता है कि कुछ एडवांस में प्रीपेड भी कर दिए हो। पेमेंट किए क्या, पेमेंट किए क्या, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के पेमेंट साइड में तो आएगा। अरे कैशबुक, कैशबुक सोचो ना, कैशबुक में जब आप पेमेंट लिखते हो, पेमेंट साइड में कोई भी पेमेंट होता है, तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हो तो क्या रिकॉर्ड नहीं करते हो? क्या प्रीपेड सैलरी पे कर देते हो तो क्या कैशबुक में नहीं रिकॉर्ड करते हो? करते हो। कैशबुक में पूरा रिकॉर्डिंग होता है। सर कैशबुक का मतलब क्या होता है? जितना भी पैसा आया, जितना भी रिसीट हुआ, सारा रिकॉर्ड करो, भले ही वो पहले का है, भले ही वो करंट ईयर का, भले ही वो नेक्स्ट ईयर का है। जितना भी पेमेंट किए, सारा का सारा पेमेंट में रिकॉर्ड करो, भले ही वो पेमेंट लास्ट ईयर का कोई बाकी था वो पेमेंट किए हो, क्रेडिटर लोग का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, भले ही वो करंट ईयर से रिलेटेड पेमेंट हो, भले ही वो प्री पेमेंट हो लास्ट नेक्स्ट ईयर के लिए। Cash book is prepared on cash basis. Receipts and payments account is a summary of cash book. It is prepared on cash basis. This is cash basis. Receipts and payments account का काय का accrual basis? सर accrual basis तो हम लोग तब दिमाग लगाते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जब अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब दिमाग लगाएंगे accrual basis का। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड नॉर्मल एकदम ऑन कैश बेसिस। पैसा आया क्या, कोई भी चीज से रिलेटेड हो, कैपिटल नेचर हो, रेवेन्यू नेचर हो, इस साल का हो, पिछले साल का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, पैसा आया क्या, कैश बेसिस का बात करो। कैश इन्वॉल्व है क्या, कैश का इनफ्लो है क्या, कैश बुक में आएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आएगा। पेमेंट हुआ क्या, किसी भी चीज का पेमेंट हुआ हो, पेमेंट हुआ क्या, भले ही वो लास्ट ईयर का हो, भले ही वो करंट ईयर का हो, भले ही वो नेक्स्ट ईयर का हो, भले ही वो कैपिटल नेचर का हो, भले ही वो रेवेन्यू नेचर का हो, पेमेंट हुआ क्या, पेमेंट का यहां पर आएगा। सर तभी तो जाकर के अपने को लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा कैश एंड बैंक का, या अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश बुक याद करो ना, राइट? ये कैश बेसिस ही है, ये कैश बेसिस ही है गाइस, कैश बेसिस। अब ध्यान से सुनो, अब ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को देख के, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को देख के ये डिसाइड करो कि सर अगर रेवेन्यू नेचर का रिसीट है, अगर रेवेन्यू नेचर का रिसीट्स है तो वो इनकम होगा, इनकम होगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां पे चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, राइट गाइस? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं ना, वैसे यहां पे देखो ना क्रेडिट साइड में इनकम आ गया। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखते हैं ना, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के भी डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आ गया, राइट? एकदम सिमिलर। सर अपने पास रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रेवेन्यू नेचर का इनकम कहां होगा? रेवेन्यू नेचर का इनकम सर यहां होगा, रेवेन्यू नेचर का इनकम रिसीट साइड में होगा, वो सर यहां से उठा के यहां पे लेके चल जाएंगे। और सर रेवेन्यू नेचर का खर्चा कहां होगा? सर यहां पे, ये यहां से ले आएंगे। इस बात को पहले आराम से समझो। सर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का रिसीट साइड, दैट इज डेबिट साइड में रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर दोनों है। रेवेन्यू नेचर का रिसीट, कैपिटल नेचर का रिसीट दोनों है। उसमें जो रेवेन्यू नेचर का रिसीट्स है वो उठा के इनकम में लेके जाएंगे, क्योंकि वही तो इनकम है अपना, वही तो इनकम है अपना। तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आ जाएगा। हाँ, कुछ और भी आ सकता है, जो लास्ट ईयर ही मिल चुका था, करंट ईयर का इनकम है, जो लास्ट ईयर ही पैसा मिल चुका था पर इनकम करंट ईयर का है, तो सर करंट ईयर के रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर इनकम में तो लेना पड़ेगा ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज इनकम करंट ईयर का है। अक्रूवल बेसिस, बार बार अक्रूवल बेसिस डिस्कस कर रहे हैं। सर एक तो यहां से उठ के आएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड से उठ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और अपने को साथ में ध्यान रखना पड़ेगा अक्रूवल कॉन्सेप्ट का, अक्रूवल कॉन्सेप्ट का यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, राइट? यहां से इनकम उठ के सर रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स टेक केयर ऑफ अक्रूवल बेसिस,
टेक केयर ऑफ अक्रूअल बेसिस। और यहां पर सर, यहां से उठ के रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब पेमेंट साइड में सर सारा खर्चा वर्चा आ रहा होगा, उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर लाइक डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंडिचर लाइक डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, बी केयरफुल अबाउट अक्रूअल बेसिस। बस ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा, दैट्स इट। ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा। और एक और बात ध्यान दो सर, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ना, जैसे ये समरी ऑफ कैश बुक है, तो यहां पे आप पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर क्लोजिंग बैलेंसेस भी लिखते हैं, कैश एंड बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग को आप मैच करा देते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स के साथ में, राइट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑब्वियसली कोई भी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा सर। क्या चीज का आएगा? ये सिर्फ करंट ईयर का बन रहा है। लास्ट में अपना क्या तो इनकम ज्यादा रहेगा, क्या तो एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेगा। अगर इनकम ज्यादा है मतलब सरप्लस है, मतलब इनकम ज्यादा है तो सरप्लस है, और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट है। इनकम ज्यादा है सर, देखो अगर इनकम साइड का टोटल अगर ज्यादा है तो मतलब बैलेंसिंग फिगर यहां पे लिखेंगे टू सरप्लस, बैलेंसिंग फिगर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा। और अगर सर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है और इनकम कमती है, क्रेडिट साइड कमती है, तो बैलेंसिंग फिगर यहां लिखना पड़ेगा, उसको बोलेंगे डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड। Guys, cash basis is prepared, receipts and payments account is prepared on cash basis, income and expenditure account is prepared on accrual basis. In receipts and payments account, all capital nature receipts, revenue nature receipts, capital nature expenditure, revenue nature payment, all are recorded. In income and expenditure account, only revenue nature का income and only revenue nature का expenditure are recorded. In receipts and payments account, opening balances and closing balances of cash and bank is there. In receipts and in income and expenditure account, in income and expenditure account, there is no opening and closing balance. In receipts and payments account, there is no surplus or deficit. In income and expenditure account, there is surplus or deficit. Differences बहुत कॉमनली फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, और क्या तो लर्न कर लेना, रट लेना, या इस बात को अच्छे से समझ लो ना, सम्स करना भी इजी होगा और डिफरेंस लिखना तो मजाक होगा। आप लोग को बोले भी थे कि ये होमवर्क में करके रखना है, आप लोग से उम्मीद था कि करके रखे होंगे, बट आप लोग के रिस्पॉन्स से, काफी लोग का रिस्पॉन्स से समझ में आया कि आप लोग नहीं करके रखे हो। गाइस ऐसे होगा नहीं, अगर आप लोग ये वापस से अच्छे से रीड करके इसको नहीं क्लियर करोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगा। आज के क्लास में जो अपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझे हैं, उसके बेस पर आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। गाइस अपने आज का क्लास थोड़ा सा जल्दी ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में अपने कंटिन्यू करेंगे, दैट इज ऑन थर्सडे। आई एम क्लोजिंग टुडेज क्लास हियर ओनली। आप लोग का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट अपने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पूरा डिस्कस हो चुका है, आप लोग को बस अब करना है। होमवर्क है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, मस्ट ट्राई है गाइस। मेरे साथ क्लास में कर लोगे, कर पाओगे, समझ लोगे, इजी लगेगा, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना अगर एक बार अपने आप कर लोगे और फिर मेरे साथ करोगे, तब बहुत सुपर स्ट्रांग मजबूत हो जाएगा, राइट। एग्जाम के पहले जो रिवीजन होगा उसमें टाइम बहुत ज्यादा कम लगेगा, नेग्लिजिबल रिवीजन टाइम हो जाता है। जैसे बोल रहे हैं वैसे कर लो,
रिविजन टाइम विल बी नेग्लिजिबल, और नहीं तो रिविजन में स्ट्रगल होता है, राइट। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 2 3। आज का क्लास थोड़ा सा जल्दी ओवर कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, वैसे तो अपने कल भी मिल रहे हैं, एंड एनपीओ के क्लास के लिए अपने परसों मिल रहे हैं, डे आफ्टर टुमारो। ऑल राइट गाइज, सी यू टुमारो एंड देन अगेन डे आफ्टर टुमारो। टाटा, बाय बाय। आज के क्लास से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और वी आर क्लोजिंग टुडेज क्लास। चलो टाटा, बाय बाय।